हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग अकेडमी में। हम आए हैं आज पे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिशियन का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। तो आगे क्या है चैप्टर नंबर 2 में 11 में टेस्ट लैम्प क्या किस तरह होता है। इस तरह बल्ब वाला टेस्ट लैम्प परीक्षण करने वाले लैंप का प्रयोग किसी एसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट की जांच के लिए किया जाता है। इसमें एक होल्डर होता है जिसमें दो इंसुलेटिंग तार लगे होते हैं तथा होल्डर में एक 60 वाट का बल्ब लगा होता है। इसका प्रयोग भी टेस्टर की तरह की जाती है। नंगे नंगे तार से स्पर्श करने पर यदि बल्ब जलता है तो परिपथ में विद्युत प्रवाह हो रहा है, अन्यथा नहीं। ये किस तरह बना होता है, ये इस तरह बल्ब होल्डर तार से बना होता है टेस्टर लैम्प संबंधित सावधानियाँ। टेस्टर लैंप का प्रयोग करने से पूर्व इसके तारों एवं लैंप की सही फिटिंग की जांच कर लेनी चाहिए। इसका प्रयोग 250 से अधिक वोल्ट पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, स्क्राइबर का काम क्या होता है, चलो जानते हैं। स्क्राइबर स्टील अथवा कार्बन स्टील से बना नुकीला व पैना औजार होता है। विद्युतीय ई में मुख्यतः प्लेन एवं डबल एंडेड स्क्राइबर का प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग कर्तन कार्य से पूर्व कार्य खंडों पर मार्क करने के लिए किया जाता है। जिन स्थानों पर पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है उस स्थानों पर स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मार्किंग के लिए इस प्लेन स्क्राइबर और डबल एंडेड स्क्राइबर। ठीक है, स्क्राइबर सावधानियां क्या है, इसे जंग इत्यादि से बचाना चाहिए। प्रयोग करने के पश्चात इन्हें टूल किट में रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है 13 नंबर में, पंच। यह कठोर स्टील द्वारा निर्मित होता है तथा इसका टिप संकरा होता है। इसका प्रयोग छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत संबंधी कार्यों में सेंटर पंच एवं प्रीक पंच का उपयोग किया जाता है। सेंटर पंच बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। इस कोण पर बना पंच चिन्ह चौड़ा होता है परंतु गहरा नहीं होता है। प्रीक पंच का कोण 30 या 60 डिग्री होता है। ठीक है, आगे क्या है, हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रीक पंच एवं साक्ष्य चिन्हों के लिए 60 डिग्री युक्त प्रीक पंच का प्रयोग करते हैं। देख 90 डिग्री सेंटर पंच, 60 डिग्री सेंटर पंच प्रीक पंच या 30 डिग्री प्रीक पंच। ठीक है, आगे क्या है 14 में, डिवाइडर या माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से निर्मित कंपास के समान दो टांगों वाली मार्किंग औजार है। इसकी दोनों टांगों समान लंबाई ई की ई तथा नुकीली होती है। इसका साइज दोनों टांगों के जोड़ से नुकीली पॉइंट तक की लंबाई द्वारा व्यक्तित्व किया जाता है। बाजार में यह 100 से 150 या 200 mm की लंबाई में उपलब्ध है। इसका प्रयोग स्टील टूल के माप लेने के लिए किया जाता है। चिन्हित करते समय दूरी का विभाजन करने के लिए भी डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। संरचना के आधार पर डिवाइडर दो प्रकार रिवेट पाइप टाइप व स्प्रिंग टाइप के होते हैं जिन्हें चित्र में दर्शाया गया है। रिवेट टाइप, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। ठीक है, अब 15 नंबर में क्या टूल्स है, इसमें 15, 20 व 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्टील ब्लेड होता है। इसे गुनिया भी कहते हैं। सामान्यतः परीक्षार्थी के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला टाई रक्वायर की उपयुक्त होता है। इसका उपयोग विद्युत वायरिंग आदि में समकोण की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे के टूल्स क्या है, स्टील रूल स्केल। इसकी लंबाई प्रायः 15 से 30 या 30 सेंटीमीटर होती है। इसके द्वारा कम से कम मापी जाने वाली लंबाई जिसे अल्पतमांक भी कहते हैं वह 0 से 5 mm अर्थात 1 से 32 इंच होती है। इसका उपयोग तारों, औजारों, बोल्ट्स एवं सर्किट बोल्ट में प्रयुक्त अवयवों आदि की लंबाई मापने के लिए किया जाता है तथा ट्रांसफार्मर, बॉबिन, पंखे, मोटर्स आदि की वाइंडिंग करते समय इंसुलेशन शीट के सही आकार की माप लेने हेतु भी किया जाता है। स्टील रूल को चित्रानुसार सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। तार द्वारा स्टील रूल, आगे क्या है, स्टील रूल। इसकी लंबाई 15 या 30 40 सेंटीमीटर होती है। इसके द्वारा कम से कम मापी जाने वाली लंबाई जिसे
अल्पतमांक भी कहते हैं, वह 0 से 5 mm अर्थात 1/32 इंच होती है। इसका उपयोग तारों, औजारों, बोल्ट्स एवं सर्किट बोर्ड में प्रयुक्त अथवा अवयवों आदि की लंबाई मापने के लिए किया जाता है तथा ट्रांसफार्मर, बॉबिंग, पंखे, मोटर्स आदि की वाइंडिंग करते समय इंसुलेशन शीट के सही आकार की माप लेने हेतु भी किया जाता है। स्टील रूल को चित्रानुसार सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर द्वारा तारों का व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा 1 mm से 100वें भाग तक माप ली जा सकती है। तार की माप के लिए जिस तार का व्यास लेना है उसे स्पिंडल तथा सरफेस के बीच रखकर थिप्पल को घुमाते हैं। जिस माप पर तार सही प्रकार फिट हो जाता है उस माप को माइक्रोमीटर के स्केल पर पढ़ लिया जाता है। चित्र के माइक्रोमीटर को दर्शाया गया है। मापक सरफेस एनविल, ये सब होता है माइक्रोमीटर में मापने का स्केल। अब क्या होता है, वायर गेज। वायर गेज, इसके द्वारा भी सुपर इने में तारों या केबल का व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके चारों ओर परिधि पर कटिंग होती है जिस पर नंबर लिखा होता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। आगे क्या है, औजार का नाम। इसमें तार को डालकर इसकी गेज ज्ञात कर लेते हैं। जिस स्टॉल में भी तार ठीक से फिट हो जाता है वहीं उसका गेज नंबर होता है। इसी प्रकार धातु की चादर की मोटाई भी इससे द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। मापक मीटर। मापक मीटर के द्वारा किसी भी जांच अथवा वस्तु की अधिकतम लंबाई को मापा जा सकता है। यह अधिक लंबाई के उपलब्ध और सामान्यतः विद्युत मैकेनिक 150 सेंटीमीटर लंबाई मापक टेप प्रयोग करते हैं। मापक टेप में एक स्प्रिंग लगी होती है जिसके कारण मापक के बाद यह स्वयं ही बॉक्स के अंदर चली जाती है। संरचना में यह चित्र अनुसार होता है। साहुल, यह एक डोर से लटका हुआ भार होता है जिसका प्रयोग मैकेनिक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने या ऊर्ध्व रेखा का परीक्षण करने में करते हैं। इसकी नीची तली में नोक होती है। थ्रेड टिप। मापक औजार सावधानियां। स्क्राइबर, पंच, डिवाइडर, स्ट्रक, स्क्राइबर, मापक टेप या वायर गेज इत्यादि मापक औजार का प्रयोग करते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। स्क्राइबर के द्वारा चिन्ह लगाते समय उससे कसकर पकड़ना चाहिए, अन्यथा चिन्ह उपयुक्त स्थान पर नहीं लगता है। समक्ष चिन्ह लगाने के लिए 30 डिग्री युक्त फ्री के पंच का प्रयोग करना चाहिए। डिवाइडर की लंबाई नापने के बाद इसके सावधानीपूर्वक चिन्ह लगाना चाहिए, अन्यथा चिन्ह की स्थिति गलत हो सकती है। ट्राई स्क्राइबर के द्वारा समकोण की जांच ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। ठीक है, स्केल द्वारा मापक करते समय इसके उपविभाजनों की भी ध्यान रखना चाहिए। माप लेते समय मापक औजार की सीधा रखना चाहिए, अन्यथा माप गलत हो सकती है। ठीक है, रेतियाँ। आगे क्या है, रेती। फाइल, किसी कार्यखंड की तरह सतह पर खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना कहते हैं तथा कि जिस औजार से यह प्रक्रिया की जा रही है उसे रेती कहते हैं। रेती के द्वारा हम समतल सतह, वक्र सतह, सीधी, झिरी, वृत्ताकार या आयताकार होल लगभग प्रत्येक प्रकार की आकृति पर से अपशिष्ट पदार्थों को बारीकी से कणों के रूप में हटा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न आकार व साइज की रेतियाँ प्रयोग की जाती है जो बाजार में सरलता से उपलब्ध होता है। कीप बाइंडिंग, हैंडल, ट्रायंगल रेती, इस सबसे रेती बनता है। रेती के निम्न बिंदुओं को अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। लंबाई के अनुसार सामान्यतः रेती की लंबाई 10, 15, 20, 25 व 30 सेंटीमीटर होती है। ग्रेड के अनुसार रफ, वास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, हैंड स्मूथ आदि रेतियाँ होती है। कट के अनुसार सिंगल कट, डबल कट, कर्ड कट, स्पाइरल कट व रास्प कट आदि रेतियाँ होती है। आकार के अनुसार फ्लैट, राउंड, हाउस राउंड, स्क्राइबर, ट्रायंगुलर, हैंडल, राइफ एज व नीडल आदि रेतियाँ होती है। विद्युत कार के लिए 250 mm लंबी वास्टर्ड हाफ राउंड रेती उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त 250 mm लंबाई वाली रास्प कट रेती, त्रिकोणीय रेती व राउंड रेती की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सब राउंड रेती है। फ्लैट रेती, हाफ राउंड रेती,
रॉस्प कट रेती, विभिन्न प्रकार की रेतियाँ होती है, उसे याद करना है। रेतियाँ सावधानी, इसे बिना हैंडल के प्रयोग नहीं करना चाहिए। वायर ब्रश के द्वारा समय समय इसके दांत साफ करते रखना चाहिए। इस पर ना तो चिकनाई लगानी चाहिए और ना ही इसे चिकनाई युक्त सतह पर प्रयोग करना चाहिए। सोल्डिंग आयरन, आगे क्या है? सोल्डिंग आयरन इलेक्ट्रीशियन एवं इलेक्ट्रीशियन परिस्थिति के विभिन्न अवयवों को सोल्ड करने के लिए सोल्डिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। सोल्डिंग आयरन सोल्डर को पिघलाने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करता है। सोल्डिंग आयरन में ऊष्मा धातु टिप व इंसुलेटिंग हैंडल द्वारा होता है। वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए 15 से 35 वाट तथा 15 से 35 वाट तक के सोल्डिंग आयरन प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी टिप विन को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। ठीक है, सोल्डिंग आयरन संबंधी सावधानियाँ। सोल्डिंग आयरन की सावधानियाँ क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रीशियन सोल्डिंग आयरन मेन लोड में बिना प्लग टॉप लगाए विद्युत स्रोत में नहीं जोड़ना चाहिए। प्लग टॉप परिपर्थी करते समय फेज न्यूट्रल तथा अर्थ तारों को सही पिनों पर कसना चाहिए और इस कार्य की पुनर्जांच कर लेनी चाहिए। प्रयोग में पूरी इसकी बीट की टिप को खुरच कर अथवा एमडी क्लॉथ से घिसकर साफ कर लेना चाहिए। आवश्यकता न होने पर इलेक्ट्रीशियन सोल्डिंग आयरन वैद्युतिक स्रोत से भी संयोजित कर देना चाहिए। सोल्डिंग आयरन को उचित माप तक गर्म करना चाहिए, अन्यथा हाई सोल्डिंग की संभावना बढ़ सकती है। कंडक्ट ड्राई सेट कंडक्ट वायरिंग करते समय कंडक्ट में चूड़ी डालने हेतु ड्राई सेट का उपयोग होता है। स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है। यह हाई हाइड्रोकार्बन स्टील की बनी होती है। इसे घुमाने के लिए दोनों साइडों में मापक हैंडल लगे होते हैं। कंडक्ट युक्त टाई सेट, साइड स्क्रू, सेंटर स्क्रू, साइड स्क्रू, बटन पैटर्न स्क्रू, ये कंडक्ट डाई सेट है। आगे क्या? कंडक्ट डाई सेट की सावधानियाँ। कंडक्ट डाई सेट से जिस प्रकार की चूड़ी डालनी हो उसी प्रकार की डाई का चयन करना चाहिए। कंडक्ट डाई को सदैव सूखा कर रखना चाहिए। कंडक्ट डाई में चूड़ी डालते समय मोबिल ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। डाई को उचित ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। कंडक्ट में चूड़ी डालते समय डाई के नटों को धीरे धीरे कसना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? हैंड ड्रिल मशीन यह हाथ से चलाई जाने वाली एक छोटी ड्रिल मशीन है। इसकी क्षमता इसके ड्रिल चक की ड्रिल बीट धारण करने की क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है, जो प्रायः 6 या 8 mm होती है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले ड्रिल बीट या व्यास 1/64 से 1/4 इंच अथवा 0.4 से 6 mm तक होता है। हैंड ड्रिल मशीन में आवश्यकता अनुसार ड्रिल बिट्स का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल बिट हैंड ड्रिल मशीन का एक मुख्य भाग है। इस ड्रिल मशीन का उपयोग लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, ब्रास, एल्युमिनियम, नरम लोहे की चादरों, पूजों आदि में छिद्र करने के लिए किया जाता है। हैंडल, गियर, चक, जॉ, क्रैक हैंडल ड्रिल मशीन में होता है। रेचेड ब्रेस ड्रिल मशीन इसका प्रयोग लकड़ी की वस्तुओं में बड़े आकार का छिद्र करने के लिए किया जाता है। विभिन्न आकार के छिद्र करने के लिए इनमें विभिन्न प्रकार के ऑगर बिट्स प्रयोग किया जाता है। छिद्र करने के लिए इसमें प्रेस नोब लगा हुआ होता है, जिससे पकड़कर आवश्यकता अनुसार दाब डालते हुए घुमाया जाता है। प्रेस नोब, ड्राइविंग हैंडल, चक्र, रेटेज, ब्रेस, औजार, बिट, ये सब होते हैं। अब ड्रिल मशीन सावधानियाँ क्या है? हैंडल ड्रिल मशीन एवं रेचेड ड्रिल मशीन सावधानियाँ निम्नलिखित है। ड्रिल बिट ड्रिल चक्र में भली प्रकार कसा हुआ होना चाहिए। मशीन को जॉ पर सीधा चलाना चाहिए, अन्यथा ड्रिल बिट टूटकर चोट पहुंचा सकता है। मशीन के गियर तथा क्रैक पिन व ग्रीस मोबिल ऑयल समय समय पर लगाते रहना चाहिए। ड्रिल मशीन अथवा अन्य विद्युत चालित औजार की पावर ड्रिल फटी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा प्रयोगकर्ता को बिजली का झटका लग सकता है। इलेक्ट्रीशियन ड्रिल मशीन क्या होता है? लकड़ी का धातुएं वस्तुओं को तीव्र गति से छिद्र करने के लिए
हाथ में पकड़कर चलाई जा सकती है वाली छोटी इलेक्ट्रिशियन ड्रिल मशीन होता है। विद्युत के लिए छोटी आकार की 8 mm बीट क्षमता वाली मशीन उपयुक्त होती है। इस प्रकार की मशीन को ड्रिल बीट को कसने के लिए चक्र की प्रयोग की जाती है। गियर चक्र की गियर ट्रिप्स हैंडल इलेक्ट्रिकल क्रॉड चक्र की यह सब होता है इलेक्ट्रिशियन ड्रिल मशीन संबंधी सावधानी। इसकी मेन लीड बीम में बिना प्लग टॉप लगाए मशीन को विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ना चाहिए। प्लग टॉप परिवर्तन करते समय फेज न्यूट्रल तथा अर्थ तारों को सही पिनों पर कसना चाहिए और इस कार्य की पुनः जांच कर लेनी चाहिए। ड्रिल बीट ड्रिल चक्र में भली प्रकार कसा होना चाहिए। ड्रिल करते समय मशीन को सीधा चलाना चाहिए। इसके द्वारा टूल स्टील में बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे क्या है, कैंची। इसका प्रयोग कपड़ा धागा आदि काटने के लिए किया जाता है। इसके हैंडल में बने छिद्रों आगे क्या है, कैंची। इसका प्रयोग कपड़ा धागा आदि काटने के लिए किया जाता है। इसके हैंडल में बने छिद्रों में उंगली को डालकर अंगूठे से दबाकर कटिंग जॉ द्वारा कपड़ा काटने जाते हैं। सामान्यतः मैकेनिक 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई कैंची का प्रयोग करते हैं। अब आगे क्या है, स्पिन पतली धातुवी सीटों की काटने वाली कैंची स्पिन कहलाती है। स्पिन से कटिंग जॉ लगी होती है जिसके बीच की किसी धातुवीय सीट को रखकर लैग की सहायता से सीट को काटा जाता है। इसकी लंबाई 15 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उपयोग परीक्षार्थियों द्वारा वाइंडिंग की तारों माइका सीट कठोर इंसुलेशन सीट आदि को काटने के लिए किया जा सकता है। सामान्यतः कार्यों के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई सीधी स्निप उपयुक्त होती है। कैंची की सावधानियाँ। कैंची एवं स्पिन की सावधानी। कैंची से संबंधित चादरों एवं तारों को नहीं काटना चाहिए। स्पिन से कैंची की कटिंग तारों को बनाए रखना चाहिए और इसकी धार कुंद्र हो जाने पर कुशल कारीगर से धार लगवा लेनी चाहिए। वायरिंग स्ट्रिपर इस औजार का उपयोग संयोजन में प्रयोग होने वाली विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छिलने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई प्रायतः 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें एक गेज सेट लगा होता है जिसका सहायता से इंसुलेशन छिलने के वाले तार का गेज सेट किया जाता है। ड्राई रेचर्ड हैंडल कटिंग जॉ। क्रिपलर टूल इसका उपयोग एल्युमिनियम केबल के सरों पर संयोजन लग या ट्रॉमिल को बैठाने के लिए किया जाता है। क्रिपिल टूल का इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी क्रिपिंग जॉ होती है। वायरिंग ट्रिपल होती है। हैंडल इंसुलेटर इस क्रिपिंग टूल की। वाइस क्या है, यह जॉ को मजबूती से जकड़ने वाला औजार है। विभिन्न कार्यों के लिए पृथक प्रकार के वाइस से प्रयोग होती है, जैसे बेंच वाइस, पाइप वाइस, बिंग वाइस, हैंडल वाइस, लेग वाइस, लाइन वाइस आदि। ये जॉ की लंबाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती है। सामान्यतः कार्यों के लिए 10 सेंटीमीटर जॉ वाले बेंच वाइस तथा 60 सेंटी वाले क्षमता वाली पाइप वाइस की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वाइस जॉ को स्पिंडल की सहायता से जॉ के बीच से जकड़ लिया जाता है। पाइप वाइस एवं बेंच वाइस को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। पाइप वाइस और बेंच वाइस। स्लीपर, मूवेल जॉ, क्रीपिंग जॉ, फिक्सर जॉ, मूवेड जॉ, स्पैंडल, ये सब होता है। वॉइस संबंधित सावधानी। इसके जॉ साफ रखने चाहिए। जॉ पर चिकनाई नहीं लगी होनी चाहिए। वॉइस का एनीविल की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। नर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। जिमलेट क्या है, इसका प्रयोग लकड़ी में छेद करने के लिए किया जाता है। छेद करने वाला सिरा पेंच की चूड़ियों के समान लोहे का बना होता है। औगर क्या होता है, मोटी लकड़ी में छेद करने के लिए इसका उपयोग होता है। यह भी आगे से चूड़ियाँ की आकार वाली होती है। और जिमलेट एवं औगर सावधानी। इन्हें प्रयोग करने के पश्चात टूल किट में रखना चाहिए। इन्हें जंग लगने से बचाना चाहिए। जिमलेट को प्रयोग करने से पूर्व जांच कर लेना चाहिए कि इसका हैंडल ढीला तो नहीं है।
स्पाइनल सेट क्या होता है? आंसर प्रायः 6 से 12, 15 आदि संख्या में सेट के रूप में प्रयोग होता है। इसमें इसके जॉ के आकार के द्वारा ही इनका आकार व्यक्त किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, सिंगल बॉक्स, स्पेशल आदि। विद्युत कार के लिए प्रायः 3 से 25 सेंटीमीटर तक जबड़े वाले डबल एंडेड स्पाइनर्स उपयुक्त होते हैं। इसका उपयोग नट बोल्ट को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। एंड स्टेबल स्पाइनर, एडजस्टेबल स्पाइनर को क्या कहते हैं? इसे एडजस्टेबल रिच भी कहते हैं। यह प्रायः 15 से 20, 25 या 30 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध होता है। विद्युत कार के लिए 20 सेंटी वाला लंबा एडजस्टेबल रिच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट को आकार का सही स्पाइनर टूल किट में उपलब्ध ना हो। ठीक है। फिक्सेबल जॉ, मूवेबल जॉ हैंडल। आगे क्या? स्पाइनर सेट एवं एडजस्टेबल स्पाइनर सावधानी, इन्हें जंग से बचाना चाहिए और समय पर विशेषकर वर्षा ऋतु में आवश्यकता में ग्रीस आदि लगाते रहना चाहिए। उपयोग से पूर्व इसे जॉ को साफ कर लेना चाहिए। ठीक है। आगे क्या है? पाइप रिंच। ये रिंच अनेक सावधानियों जैसे 20, 25 से 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर आदि में उपलब्ध होते हैं। विद्युत कार के लिए 25 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर जॉ प्रास वाला पाइप रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग और कंडक्टिव तथा GI पाइप सर्किट आदि कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। मूवेट जॉ, फिक्सेड जॉ हैंडल। ठीक है। पाइप कटर। यह औजार 30 से 90 सेंटीमीटर तक की लंबाई में बनाया जाता है। इसमें 3 कटिंग ब्लेड होती है, जिसमें से एक ब्लेड फिक्स जॉ में कसा जाता है और 2 ब्लेड मूवेबल जॉ में कसे होते हैं, जो औजार को पाइप पर घुमाने के साथ साथ गति करते हैं। काटे जाने वाले पाइप को औजार के जबड़ों को पेंच द्वारा कस दिया जाता है और पेंच हैंडल को थोड़ा थोड़ा कसते हुए हैंडल को पाइप के चारों ओर घुमाते जाते हैं, जिससे पाइप कट जाता है। इसका उपयोग कंडक्ट तथा GI पाइप को काटने के लिए किया जाता है। कटिंग ब्लेड, मूवेड जॉ, फिक्सेड जॉ, स्क्रू हैंडल। पाइप कटर। पाइप कटर संबंधित सावधानियाँ। इसमें पेच पर समय समय पर ग्रीस लगाते रहना चाहिए। इसके साथ हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग के बाद इन्हें साफ व बंद करके रखना चाहिए। उपयोग से पूर्व इनके जॉ को साफ करना चाहिए। आगे ब्लो लैंप। इसका उपयोग केबल ज्वाइंटिंग में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी के तेल से चलने वाला एक प्रकार का स्टोव होता है। इसका प्रयोग पूर्व सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसमें आग लगने का झुलसने की संभावना रहती है। बर्नल प्लग, नोजल, तेल टैंक, गैस ट्यूबर, एयर पंप, एयर रिलीज वाल्व। ब्लो लैंप सावधानी। प्रयोग के पूर्व इनके नोजिल को साफ कर लेना चाहिए। मिट्टी का तेल साफ होना चाहिए अथवा इसे क्लिप व फिल्टर जाली की सहायता से साफ करके ही ब्लेड लैंप के टैंक से भरना चाहिए। इससे अधिक हवा नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि अधिक वायु दाब से टैंक फट सकता है। ठीक है। पुली पुलर क्या होता है? वैद्युतिक मशीन जैसे मोटर जनित आदि में सॉफ्ट पर कसी पुली को उतारने के लिए यह औजार प्रयोग किया जाता है। इस औजार को टांगे संयोजनी के प्रकार की होती है। इन्हें पुली के चारों ओर साफ कर पेच को कसते जाते हैं और पुली धीरे धीरे बाहर निकलती जाती है। इस औजार की सहायता से पुली सरलता से निकल जाती है और पुली तथा सॉफ्ट दोनों खराब भी नहीं होते हैं। ठीक है। आगे क्या है? वियरिंग पुल। पुली पुल की भांति ही वियरिंग पुल भी होता है। इसमें प्रायः 2 टांगे होती है और यह औजार पुली पुल की तुलना में छोटी होती है। इसका उपयोग मोटर जनित फैन, पंप आदि की वियरिंग को सॉफ्ट पर से उतारने के लिए किया जाता है। पुली की भांति भी इस औजार की सहायता से वायरिंग सरलता से सॉफ्ट पर से उतर जाती है और वियरिंग तथा सॉफ्ट को दोनों खराब भी नहीं होने देती।
ठीक है। पुली की वायरिंग पुली संबंधी सावधानी। पुली या वायरिंग उतारने के लिए पुलर का हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके पेचों द्वारा घर्षण आदि पिवेट के समय समय पर ग्रीस मोबिल ऑयल लगाते रहना चाहिए। बियरिंग पुल के आकार के अनुसार सही साइज का पुलर प्रयोग करना चाहिए। पुलर के पेच को चलाने के लिए सही साइज के स्पाइनर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या? राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड 2011 का परिचय। ठीक है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने IS 732/1963, IS 4648 एवं NE कोड नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत वैद्युतिक वायरिंग की सफलतापूर्वक स्थापना के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय विद्युत कोड नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के हैं। वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उनका मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराना चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI चिन्हित युक्त होनी चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों की विभिन्न वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उनका मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराना चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग के प्रयुक्त सहायता सामग्री ISI चिन्हित युक्त होनी चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग को उप परिस्थितियों में विभक्त किया जाना चाहिए और लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए पृथक पृथक उप परिपथ तैयार किया जाना चाहिए। आगे क्या है? लाइट एंड फैन के प्रयोग उप परिपथ में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक उप परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होनी चाहिए। लाइट एंड फैन एवं उप परिपथ का कुल कोड 800 वाट और पावर उप परिपथ का कुल कोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। लैंप 60 वाट, रॉ सॉकेट 100 वाट, फ्लोवर एंड ट्यूब 40, छत पर पंखा 60, मरकरी ईयर लैंप 80, पावर सॉकेट 1000 वाट। नियंत्रण रिचर्ड बोर्ड की सर्फ से ऊंचाई फर्श से ऊंचाई 101.3 m होनी चाहिए और यह कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। स्नान घर के स्थापित लैंप आदि का स्विच स्नान घर के बाहर की दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्नान घर के अंदर स्विच स्थापित करना आवश्यक हो तो वह पूर्णतः जलरोध वाटरप्रूफ होना चाहिए। गैलरी, बरामदा, पोर्च, टेरेस, बालकनी आदि में स्थापित लाइट का स्विच यथासंभव घर के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्विच घर के बाहर स्थापित करना आवश्यक हो तो वह पुनः जलरोधी एवं वायुमंडलीय प्रभाव के अवयुक्त प्रकार का होना चाहिए। घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट जलरोधी प्रकार के होने चाहिए। सॉकेट सामान्यतः 3 पिन वाले ही स्थापित किया जाना चाहिए और उनका अर्थिंग पिन आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। लाइट एंड लैंप फैन परिपथ में 5 एम्पियर तथा पावर परिपथ में 15 एम्पियर 240 वोल्ट रेटिंग वाला सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए। यदि सॉकेट को 1.3 m से कम ऊंचाई पर स्थापित करना अपेक्षित हो तो वह ढक्कन युक्त होना चाहिए। छत के पंखे के ब्लेड तथा फर्श के नीचे से न्यूनतम 2.5 मीटर और अधिकतम 3 मीटर अंतर रखना चाहिए। वायरिंग के प्रयुक्त सभी धातुीय आवरण मेटेलिक स्कैनिंग आवश्यक रूप से अर्थ किए जाना चाहिए। सही प्रकार की लाइट की फर्श की ऊंचाई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अर्धचालक में कोई फ्यूज या स्विच आदि संयोजित नहीं किया जाना चाहिए। लाइट व फेज चालक के फ्यूज लगाया जाना चाहिए और सभी प्रकार के नियंत्रण युक्त स्विच इसी प्रकार चालक की स्थापित की जानी चाहिए। प्रत्येक उप परिपथ का वितरण बोर्ड पृथक होना चाहिए। 3 फेज AC लाइन के यथासंभव प्रत्येक फेज पर लोड संयुक्त रखना चाहिए और तीनों फेजों को क्रमशः लाल, पीले और तथा नीले रंग द्वारा चिन्हित करना चाहिए अथवा इस रंगों के तारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्यशालाओं में मशीनों को मोटर से नियंत्रण स्विच तथा स्टार्टर ऐसी ऊंचाई तथा स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए जो कारीगर की आसान पहुंच में हो।
मध्य तथा उच्च वोल्ट क्रमशः 650 वोल्ट 11,000 वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीनों ट्रांसफार्मर आदि की दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए। 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीन के नियंत्रण स्विच पर उच्च वोल्टेज चेतावनी प्लेट आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व मैगर नामक यंत्र द्वारा धारा लीकेज का परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। लीकेज धारा का मान परिपथ की कुल धारा के 1501/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। लाइट एंड फैन तथा पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जानी चाहिए। वायरिंग में अधिक पीएच की हो प्रयोग किया जाना चाहिए और इन्हें हथौड़े से ठोकना नहीं चाहिए। लकड़ी के बोर्ड हमें सागौन की लकड़ी से बने होने चाहिए और इस पर चारों ओर से वार्निश आलेपित होनी चाहिए। साधारण बोर्ड की मोटाई 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई 6.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। वायरिंग करने से पूर्व उनका अभियांश तथा परिपथ तैयार किया जाना चाहिए। IE 85 के अंतर्गत सिरोपरी लाइन इनमें दो पोल्स के बीच 67 मीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है।